नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है, किन परिस्थितियों में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या रहता है और अंत में हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होती है। वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन जानने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम डी कक्षकों की आकृति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। यह तो हम जानते ही हैं कि डी कक्षक 5 तरह के होते हैं: DYZ, DXZ, DXY, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। DXY, DXZ और DYZ इनकी जो शेप है वो यहाँ स्क्रीन पर दर्शाई गई है। आपकी स्क्रीन पर एक्सट्रीम लेफ्ट में DYZ ऑर्बिटल को दर्शाया गया है। DYZ ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल के लोब्स हैं वह y और z अक्ष के बीच में है। चित्र के मध्य में DXZ को दर्शाया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लोब्स x और z अक्ष के बीच में है। DXY कक्षक में जो लोब्स हैं वो x और y अक्ष के मध्य है। इसी तरह से DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनमें जो लोब्स है वो x अक्ष और y अक्ष पर है। DZ स्क्वायर कक्षक में जो दो लोब हैं वो z एक्सिस पर है और बाकी डोनट शेप रिंग के रूप में x और y अक्ष पर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्टाहेड्रल के विकृत रूप के देख सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि स्क्वायर प्लेनर जो आकृति है वह ऑक्टाहेड्रल का ही व्युत्पन्न है। अष्टफलकीय संकुल यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम जानते हैं कि 6 लिगेंड लगे होते हैं। तीनों अक्ष यानी कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष इनके सिरों पे एक एक लिगेंड, इस तरह से कुल 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं। अब यदि हम कल्पना करें कि z एक्सिस की तरफ जो लिगेंड लगे थे उनको हम अनंत तक दूर ले जाके हटा दें, तो क्या होगा कि z अक्ष के साथ जो ट्रांस लिगेंड थे वो हट जाएंगे और अब जो आकृति बचेगी वह वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर होगी। चित्र में नीचे दर्शाया गया है कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल का व्युत्पन्न स्क्वायर प्लेनर फॉर्म है और जब ऑक्टाहेड्रल के z अक्ष वाले लिगेंड्स को हटा लिया जा रहा है तो इस प्रक्रिया में EG और T2G जो साइड्स है ऑर्बिटल्स की उसको लिफ्ट किया जाता है और इस वजह से
ये जो कक्षक है EG और T2G यह डिजेनरेट नहीं रहते हैं, अर्थात इनकी समभ्रष्टता नष्ट हो जाती है। जो 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होंगे उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था किस तरह से होगी यह चित्र से स्पष्ट हो जाता है। जैसे ही लिगेंड अक्ष की तरफ से धातु आयन को अप्रोच करते हैं, अक्ष की तरफ से यानी एक्स अक्ष की तरफ से और वाई अक्ष की तरफ से, क्योंकि जेड अक्ष की तरफ से कोई लिगेंड नहीं आ रहा है। जब लिगेंड एक्स और वाई अक्ष की तरफ से धातु आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो उनके रास्ते में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आती है। इस कारण से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वह सर्वाधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और इस कारण से इस कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा दर्शाई गई है। यह आप अपने चित्र में एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं। अब चूंकि लिगेंड एक्स और वाई अक्ष की तरफ से आ रहे हैं और डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है वह सीधे उनके रास्तों पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लिगेंड आ रहे हैं उनका कुछ प्रभाव डी एक्स वाई कक्ष पर पड़ेगा और डी एक्स वाई कक्षक में उपस्थित परमाणु भी प्रतिकर्षण महसूस करेंगे और इनकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब बात करें डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों की ऊर्जा बढ़ी है, लेकिन आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की ऊर्जा ज्यादा बढ़ी है, जबकि डी एक्स वाई ऊर्जा में जो बढ़ोतरी हुई है वह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तुलना में कम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वह एक्स और वाई एक्स की दिशा में कर रहे हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक सीधे उनके रास्तों में है, इसलिए वे ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। डी एक्स वाई पर भी उन लिगेंड्स का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तुलना में कम है। तो प्रतिकर्षण के कारण इनकी ऊर्जा तो बढ़ी है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जितनी ऊर्जा बढ़ी उतनी ऊर्जा नहीं बढ़ पाई है। चूंकि अब डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है उसकी दिशा में कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, इस कारण से डी जेड स्क्वायर स्थायित्व को प्राप्त करता है और इसी प्रकार से डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये भी स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जेड की तरफ से कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है। डी के जो पांचों कक्षक हैं उनकी ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तन आएगा इसको यह चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो वहां हमने ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से कक्षकों का विपाटन हुआ है वह दर्शाया है। आप जानते होंगे कि ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG दो ऊर्जा स्तरों में कक्षकों का विपाटन होता है और उन दोनों के बीच के अंतराल को हम डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। O यहाँ ऑक्टाहेड्रल को प्रदर्शित कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है वह डेल्टा O है। चूंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्टाहेड्रल का ही व्युत्पन्न मान रहे हैं, तो उनमें भी जो कक्षकों का विपाटन हुआ है उसको मेजर करने के लिए उसके परिमाण को भी डेल्टा O से दर्शाया गया है। स्क्वायर प्लेनर में
डी विपाटन के पश्चात dxz और dyz में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0.51 डेल्टा ओ से स्थायित्व प्राप्त करते हैं। चित्र में सबसे नीचे दर्शाया गया है। dz² ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.43 डेल्टा ओ से स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, जबकि dxy ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 0.23 डेल्टा ओ से स्थायित्व को खोते हैं और dx² - y² में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1.23 डेल्टा ओ से स्थायित्व को खोते हैं। नटशेल में ये कहा जाता है कि dxz, dyz और dz² यहाँ के इलेक्ट्रॉन स्थायित्व को प्राप्त करने की दिशा में होते हैं, जबकि dxy और dx² - y² में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी वजह से ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अर्थात स्थायित्व कम हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनती है। ऐसे केंद्रीय धातु आयन जिसके d कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति हो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सेंट्रल मेटल जो आयन है उसका D8 सिस्टम हो, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा, अप्रोच करने वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। उदाहरण के तौर पे निकल 2+ आयन। ये जो केंद्रीय धातु आयन निकल का है और साइनाइड आयन जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसकी उपस्थिति में यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अभी हमने जाना कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक तो सेंट्रल मेटल आयन का D8 सिस्टम, दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन यदि सेंट्रल मेटल आयन दूसरी या तीसरी संक्रमण श्रेणी का है तो उसके लिए भी जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका D8 सिस्टम होना आवश्यक है, लेकिन यहां पर लिगेंड का प्रबल होना आवश्यक नहीं है। अर्थात दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के धातु आयन दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के धातु आयन है उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, लेकिन जो सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन मेटल आयन है वह वीक लिगेंड में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी तथा दूसरी और तीसरी जो संक्रमण श्रेणी है उनमें फर्क यह है कि लिगेंड की प्रकृति का उनके कॉम्प्लेक्स ज्यामिति पर असर आता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का D8 सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेकिन यदि सेंट्रल मेटल आयन दूसरी या तीसरी संक्रमण श्रेणी का है तो वह दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे PdCl4 2-। यहां पर Cl- क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है, चूंकि इसके साथ का केंद्रीय धातु आयन दूसरी तीसरी संक्रमण श्रेणी में से है, इसलिए यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE की, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में CFSE की गणना कैसे की जाती है। यह तो हम जान ही चुके हैं कि सामान्यतः
D8 सिस्टम के जो धातु आयन है वही स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन करते हैं। इनके कुछ उदाहरण निकल 2, पेरिडियम 2, प्लेटिनम 2, रुबिडियम 2, इरिडियम फर्स्ट, कॉपर थर्ड, सिल्वर थर्ड, गोल्ड थर्ड, ये है। इन सब में D8 सिस्टम है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। D9 सिस्टम यानी कि जिसके D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हो, उदाहरण के तौर पर कॉपर 2 और सिल्वर 2, यह भी कई बार स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन दर्शाते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो D8 सिस्टम के हैं वह अधिकांशतः डायमैग्नेटिक होते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब D8 आयन मुक्त अवस्था में होता है, फिर से ध्यान से देखें कि जब कभी D8 सिस्टम का धातु आयन मुक्त अवस्था में होता है तब तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तब वह डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड में विपाटन के पश्चात dx² - y² कक्षक की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऊर्जा के लिहाज से यह सही होता है कि जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वह dxy में पेयरिंग कर ले, युग्मन कर ले, बजाय इसके कि वह dx² - y² में चला जाए। इसलिए जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन dxy कक्षक में जाता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अनपेयर्ड नहीं बचता और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। इसको यूं समझें कि D8 मेटल आयन जो कि फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, जब किसी क्रिस्टल फील्ड की वजह से उनमें विपाटन नहीं हुआ है तो 7वां इलेक्ट्रॉन dxy में और 8वां इलेक्ट्रॉन dx² - y² में होता है। इस अवस्था में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से वह डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करता। लेकिन लिगेंड की उपस्थिति में dx² - y² कक्षक की ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, अतः ऊर्जा के लिहाज से यह सही होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग dxy में हो जाए। और जब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग dxy में हो जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं बचता और कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर तो ये शो करेंगे ही। तो डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर D8 जो मेटल कॉम्प्लेक्स बना, उसमें भी ऊर्जा की जो गणना है, CFSE की जो गणना है, उसको सामान्य विधि से ही करते हैं। यहां आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमने CFSE के मान की गणना की है। अभी जब हमने इसका विपाटन देखा था तो सबसे जो कम ऊर्जा स्तर था वह था dxz और dyz ऑर्बिटल्स का। इन दो ऑर्बिटल्स में कुल 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अतः आप अपने इक्वेशन में प्रारंभ में देख रहे होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -0.51 डेल्टा O। उसके बाद के दो इलेक्ट्रॉन dz² ऑर्बिटल में जाते हैं, तो हमने दो इलेक्ट्रॉन है चूंकि इसलिए 2 से गुणा किया है 0.43 डेल्टा O से। उसके बाद के दो इलेक्ट्रॉन dxy कक्षक में गए तो हमने 0.23 डेल्टा O को 2 से मल्टीप्लाई किया है। चूंकि dx² - y² में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तो उसका जिक्र इस इक्वेशन में नहीं है। इक्वेशन में जो ऋणात्मक चिन्ह आप देख रहे हैं यह स्थायित्व को दर्शा रहा है और जो धनात्मक चिन्ह है जो कि ऊर्जा में बढ़ोतरी दिखा रहा है वह स्थायित्व से परे हटाता है। जब 4 ×
-0.51, 2 into -0.43 प्लस 2 into +0.323 को ऐड करते हैं तो हमें नेट रिजल्ट के रूप में मिलता है -2.44 डेल्टा ओ, अर्थात 2.44 डेल्टा ओ के मान से स्थायित्व प्राप्त करेगा D8 मेटल कॉम्प्लेक्स। या इस समीकरण में आप एक पद P भी देख रहे हैं। यह P पेयरिंग एनर्जी को डिनोट करता है, अर्थात युग्मन की ऊर्जा को। तो हमने CFSE की मान में पेयरिंग एनर्जी को भी शामिल किया है, क्योंकि जैसा हमने अभी पहले बात की थी कि फ्री D8 आयन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वह पेयरिंग कर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये P जोड़ा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि CFSE का मान स्क्वायर प्लेनर फील्ड के लिए -2.44 डेल्टा O प्लस P, जहाँ P पेयरिंग की एनर्जी है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि D कक्षकों की आकृति कैसे होती है, किस प्रकार से उनका विपाटन स्क्वायर प्लेनर फील्ड में होता है, किस तरह हम यह मान सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर जो आकृति है वो ऑक्टाहेड्रल का व्युत्पन्न है, और जब 4 लिगेंड की उपस्थिति में इन कक्षकों का विपाटन होता है तो उनका ऊर्जा का स्तर क्या होता है, उन ऊर्जा स्तरों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और अंत में हमने जाना था कि क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा का मान किस तरह से निकाला जा सकता है। धन्यवाद।